डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 321 पर। बच्चों उस पेज पर आपके एनसीईआरटी ने तीन हेडिंग्स को मेंशन किया है, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन। एक्चुअली में खास बात है बच्चों, उस पेज पर एनसीईआरटी बस एक टॉपिक को डिस्कस करती है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान सुनेंगे। ये जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है बच्चों, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का सिर्फ एक मॉडल है। अब कुछ टर्म्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। एक तो होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वर्सेस ट्रांसवर्स सेक्शन। ध्यान से देखेंगे, ब्रेन की ये लॉन्ग एक्सिस है बच्चों। जब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हम कट करेंगे तो उसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर सैजिटल सेक्शन, जबकि लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हम कट करेंगे तो उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी आगे आप देखेंगे बच्चों, हम ब्रेन के अलग अलग कंपोनेंट्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन यहां पर स्टडी करेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी सैजिटल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगले दो टर्म्स जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो है सल्कस वर्सेस फिशर। बच्चों चाहे सल्कस हो या फिर फिशर हो, दोनों ही दरार को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रूव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सल्कस और फिशर को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेप्थ। आप फिलहाल यही पर याद रख लें, ऐसी दरारें जो काफी हल्की होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, शैलो होती हैं, उन दरारों को कहा जाता है सल्कस, जबकि ऐसी दरारें जो काफी गहरी होती हैं, काफी डेप्थ में सिचुएटेड होती हैं, उन दरारों को नाम दिया जाता है फिशर। तो अभी हमारे टर्म्स काम आएंगे बच्चों, सल्कस एंड फिशर। दो टर्म्स मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, व्हाइट मैटर वर्सेस ग्रे मैटर। याद कीजिए, व्हाइट मैटर वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन देखने को मिलेंगे, ऑन द अदर हैंड ग्रे मैटर वाले पार्ट में सेल बॉडी, डेंड्रोन, डेंड्राइट्स और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाए जाते हैं। अब लास्ट बच्चों मैं आपको ब्रेन में सरफेसेस डिफाइन करना समझा रहा हूं, उसे आप अभी समझ लें, ध्यान सुनेंगे। मान लेते हैं बच्चों आपके सामने मैंने ये अपने ब्रेन को निकाल कर रखा है। देखिए, ब्रेन में जो ऊपर वाली सरफेस होगी इसे हम नाम देंगे डोर्सल सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस होगी इसे हम नाम देंगे वेंट्रल सरफेस, आगे वाली को कहा जाएगा एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली को कहा जाएगा पोस्टीरियर सरफेस, और साइड में जो दो सरफेसेस हैं इन्हें नाम दिया जाएगा लेटरल सरफेस। इतना से सुनिए बच्चों, ऊपर वाली सरफेस को हम कहेंगे डोर्सल, नीचे वाली को कहा जाएगा वेंट्रल, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर और साइड वाली को कहा जाएगा लेटरल सरफेस। आपसे वादा कर रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी के सिंगल पेज पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी टर्म्स एनसीईआरटी ने यूज किए हैं, उन सबका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। अपने साथ कनेक्टेड रहेंगे। आइए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मैं उम्मीद करता हूं पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन के डिवीजन का एक बॉक्स याद करके आने के लिए कहा था, शायद आप वो याद करते आएंगे। और एक और खास बात बच्चों, इस लेक्चर के दौरान हम चीजों को बार-बार रिपीट करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएं। एक बार मैं जल्दी से वो बॉक्स आपके सामने समराइज कर रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन। फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन एंड ओल्फैक्टरी लोब। मिडब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, क्रूरा सेरिब्रली एंड ऑप्टिक लोब्स। एंड लास्टली हाइंडब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स, पोन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज फोरब्रेन। याद कीजिए, फोरब्रेन में हम तीन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन एंड ओल्फैक्टरी लोब। तो इसी सीक्वेंस में फोरब्रेन का जो पहला कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज सेरिब्रम। आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। बच्चों हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है बच्चों? सेरिब्रम। मैं आपको इस मॉडल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। मान लेते हैं मैंने अपने ब्रेन को कुछ इस तरह से रखा है, अब मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूं बच्चों। आप देख सकते हैं ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये यहां पर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन है। देखिए बच्चों, ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर यहां पर आपको जो दो राउंड स्वेलिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये तो रिप्रेजेंट करती है सेरिबेलम को। और देखिए बच्चों, इस सेरिबेलम वाले पार्ट को एक्सक्लूड करते हुए आपको ब्रेन का जो एंटायर पोर्शन नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेरिब्रम। यानी कह सकते हैं फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और फोरब्रेन में भी सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए बच्चों, सेरिब्रम की पहले हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम, और उसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 321 हेडिंग लिखा हुआ है फोरब्रेन। एनसीईआरटी सेरिब्रम की सरफेस के लिए क्या लिखती है, ध्यान सुनेंगे। The outer layer of cells, the outer layer of cells which covers the cerebrum is referred to as a cerebral cortex। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, the outer layer of cells which covers the cerebrum is referred to as a cerebral cortex। यानी बच्चों, सेरिब्रम का ये बाहरी भाग जो आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इन जनरल आप जानते हैं बच्चों, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है। तो इन जनरल कह सकते हैं सेरिब्रम का जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होगा उसे कह सकते हैं सेरिब्रल मेडुला। अब देखो बच्चों, इस सरफेस के बारे में खास बात ये है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में ध्यान सुनो बच्चों, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। यानी बच्चों, इस सेरिब्रम में कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, किसी भी फोल्ड को बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो वहां पर रिजेस होनी चाहिए और एक वहां पर ग्रूव होनी चाहिए। बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फोल्ड्स होते हैं, उन फोर्स में जो रिज वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं गाइराई, और जो ग्रूव वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सल्काई। तो सेरिब्रम के सरफेस के बारे में आपको इतना याद रखना बच्चों, सेरिब्रम का जो बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कई सारे फोर्स पाए जाते हैं, यानी गाइराई सल्काई पाए जाते हैं। और देखो बच्चों, गाइराई सल्काई के होने की वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी बढ़ जाया करता है। और देखो बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उतने ज्यादा न्यूरॉन्स को एकोमोडेट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे हमारी इंटेलिजेंस उतनी ही ज्यादा हो जाया करती है। यानी कि गाइराई सल्काई को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस से। बच्चों, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, ह्यूमन बींग्स के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में गाइराई सल्काई सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो यहां पर हमने डिस्कस किया बच्चों रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम। ये वाला पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद कीजिए, चाहे वो सेरिब्रम हो या सेरिबेलम हो, उसमें हमने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अरेंजमेंट के लिए पोजीशन 1 को डिस्क्राइब किया था। याद कीजिए, ये वो स्ट्रक्चर होंगे जहां पर ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है जबकि अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। तो आपसे सेरिब्रम की हिस्टोलॉजी पूछी जाए, अब इसमें रखेंगे सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होगा या जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होगा, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होता है, जो सेरिब्रल मेडुला होता है, वो व्हाइट मैटर वाला पार्ट होता है। एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। आपको याद हो बच्चों, जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है वहां पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हाईली कंसंट्रेटेड पाई जाती है। तो एनसीईआरटी फिर से पढ़ो बच्चों, ध्यान सुनेंगे, द न्यूरोनल सेल bodies are concentrated here giving the grayish color। तो कलर के बारे में बात करें बच्चों, इतना याद रखेंगे,
सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है यानी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होता है, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होता है जो सेरिब्रल मेडुला होता है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। और इसी को विजुलाइज करवाने के लिए मैंने आपके सामने ओरिजिनल ब्रेन का सेक्शन बनाया बच्चों। ध्यान से देखिए, सेरिब्रम का ये जो भी आउटर पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है बच्चों? ग्रे मैटर। ध्यान से देखिए, हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थोड़े से पार्ट को यहां से कट करके आपको दिखाया ताकि आपको सेरिब्रम का इनर पार्ट नजर आए। और जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको व्हाइट मैटर वाला पार्ट नजर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम। चलिए बच्चों, अब मैं आपको सेरिब्रम को अलग अलग व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनिए। देखिए, मान लेते हैं ये जो आपके सामने बच्चों ये मेरा ब्रेन है, मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपको मैक्सिमम पोर्शन नजर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सेरिब्रम। और याद कीजिए, अगर आप डोर्सल व्यू देखना चाहते हैं तो आपको अपर सरफेस के व्यू को विजुलाइज करना है। तो क्या करना होगा बच्चों? मैं अपने सेरिब्रम को कुछ इस तरह से आपके सामने मूव कर रखा हूं। तो दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। देखिए बच्चों, आपको मिलता जुलता डायग्राम यहां पर नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, सेरिब्रम की डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच यानी मीडियन एक गहरी दरार होती है, यानी फीचर आपको इस मॉडल में नजर आएगा। ध्यान से देखिए, सेरिब्रम की डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार होती है एंड दिस गहरी दरार इज रेफर्ड टू एज लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फीचर। और ध्यान से देखिए बच्चों, इस दरार की वजह से हमारा सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में टूट जाया करता है। सेरिब्रम के हेमिस्फीयर है, इसको कहा जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक तो होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए बच्चों, यहां पर आपके सामने डायग्राम रखा हुआ है द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। आप देख सकते हैं यहां पर आपको डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार मिलती है जिसे कहते हैं मीडियन फीचर। और इसकी वजह से सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में टूट जाया करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं द वेंट्रल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट यहां पर दिख रहा है बच्चों वो तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मैंने आपको कहा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है। अब देखिए, वेंट्रल साइड से आप देख रहे हैं आपको सेरिब्रम का इनर पार्ट नजर आ रहा है यानी सेरिब्रल मेडुला। और याद कीजिए बच्चों, सेरिब्रल मेडुला इज ऑफ व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर इसका मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट नर्व फाइबर्स यानी माइलिनेटेड एक्सॉन्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो व्हाइट नर्व फाइबर्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। और खास बात देखिए बच्चों, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दिस बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, दिस बैंड ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन इज रेफर्ड टू एज कॉर्पस कैलोसम। और सबसे खास बात बच्चों, प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। यानी बच्चों, मैमल के ब्रेन से रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पहले पढ़ चुके हैं, एरिकनॉइड मेम्ब्रेन। एरिकनॉइड मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। बस इतना याद रखेंगे, कॉर्पस कैलोसम इज अ बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, इट इज अ बैंड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और इसका मेन फंक्शन होता है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करना और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। जो आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट विल हैपन इफ द कॉर्पस कैलोसम इज इंजर्ड। और उसका करेक्ट आंसर ये था, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल बी डिस्टर्ब। बस इतना याद रखेंगे, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक व्हाइट नर्व फाइबर्स का बैंड कनेक्ट करता है जो कि मैमल ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। चलिए बच्चों, सेरिब्रम का डोर्सल व्यू हो चुका है, सेरिब्रम का वेंट्रल व्यू हो चुका है। अब मैं आपको सेरिब्रम का डोर्सो लेटरल व्यू दिखाने जा रहा हूं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये मेरा ब्रेन है, जब आप साइड से देखेंगे तो आपको लेटरल सरफेस तो दिखेगी और साथ ही साथ बच्चों आपको ब्रेन की थोड़ी डोर्सल सरफेस भी नजर आएगी। इसलिए बच्चों इस व्यू को नाम दिया जाता है डोर्सो लेटरल व्यू। और खास बात यह है, जब आप डोर्सो लेटरल व्यू देखेंगे तो आपको दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में से सिर्फ और सिर्फ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहां पर नजर आएगा। तो बच्चों अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द डोर्सो लेटरल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। अब खास बात सुनिए बच्चों, each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes। हमने each इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास दो cerebral hemisphere है। बस इतना सुनिए बच्चों, each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes। और खास बात बच्चों, उन lobes का हम nomenclature करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आखिर उन lobes को कौन सी cranial bone कवर करती है। जैसे आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप मेरे ब्रेन को इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, डोर्सो लेटरल व्यू। आपको ये वाला cerebral hemisphere कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए, आप जानते हैं यहां पर फ्रंटल बोन होगी, यहां पैराइटल बोन होगी, यहां ऑसिपिटल बोन होगी, यहां पर टेम्पोरल बोन होगी। तो यहां से देखिए बच्चों, cerebral hemisphere ये वाला पार्ट जो कि फ्रंटल बोन से सराउंडेड होगा, इसे आप कह सकते हैं फ्रंटल लोब या फिर एंटीरियर लोब। आप बैकग्राउंड में ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एंटीरियर साइड वाला जो लोब है हम कहते हैं फ्रंटल लोब। इट इज कवर्ड बाय द फ्रंटल क्रेनियल बोन। सिमिलरली देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ यहां पर होगी पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन से जो पार्ट कवर होगा उसे नाम दे सकते हैं पैराइटल लोब। इसे कहते हैं पैराइटल लोब या फिर मिडल लोब। सिमिलरली बच्चों, पीछे की तरफ होगी ऑसिपिटल बोन। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है, तो ऑसिपिटल बोन से जो लोब कवर होगा उसे हम कहेंगे ऑसिपिटल लोब या फिर पोस्टीरियर लोब। आप जानते हैं बच्चों, लेटरल साइड में मिलेगी टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन से जो कवर होगा उसे हम कहेंगे टेम्पोरल लोब या फिर लेटरल लोब। बस इतना याद रखेंगे, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, एंटीरियर लोब, ऑसिपिटल लोब, पोस्टीरियर लोब, पैराइटल लोब, मिडल लोब एंड टेम्पोरल लोब यानी लेटरल लोब। अब खास बात सुनिए बच्चों, इन चारों लोब्स के बीच में तीन हल्की हल्की दरार यानी सल्कस पाए जाते हैं। मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीचों बीच यहां पर एक दरार मिलती है बच्चों, और इस दरार को नाम दिया जाता है सेंट्रल सर्कस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रोलेंडो, इसलिए उनके नाम पर इसको रोलेंडिक सर्कस भी कहा जाता है। याद रखेंगे, सेंट्रल सर्कस सेपरेट्स द फ्रंटल लोब विद द पैराइटल लोब। अब ध्यान से देखिए बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में तो सेंट्रल सर्कस है, लेकिन फ्रंटल और पैराइटल को टेम्पोरल से एक लेटरल साइड पर सिचुएटेड इनकंप्लीट सर्कस सेपरेट करता है और इसे नाम दिया जाता है लेटरल सर्कस। दिस सर्कस वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सिल्वियस, तो उनके नाम पर इसको कहा जाता है सिल्वियन सर्कस। इतना रखिए बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है सेंट्रल सर्कस, फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल से सेपरेट करता है लेटरल सर्कस। और ध्यान से देखिए बच्चों, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में एक सर्कस है, उसको कहा जाएगा पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। तो यहां पर हमने स्टडी बच्चों द डोर्सो लेटरल व्यू ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और यहां पर कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, इन सर्कस की पोजीशन को देखते हुए फ्रंटल लोब यानी एंटीरियर लोब इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑन द अदर हैंड ऑसिपिटल लोब या फिर पोस्टीरियर लोब इज द स्मॉलेस्ट लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द सेरिब्रम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। ये मॉडल हमारे काम में आएगा बच्चों, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। और देखिए यहां पर जो हमने अभी लोब्स के बारे में स्टडी करी, जो हमने सर्कस के बारे में स्टडी करी, उसी को हम यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके सामने लिखा है। एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं बच्चों। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, एंटीरियर लोब यानी फ्रंटल लोब व्हिच इज द लार्जेस्ट लोब, मिडिल लोब यानी पैराइटल लोब, पोस्टीरियर लोब यानी ऑसिपिटल लोब एंड लेटरल लोब यानी टेम्पोरल लोब। मैंने आपको बताया बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है सेंट्रल सर्कस और रोलेंडिक सर्कस, फ्रंटल पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में है लेटरल सर्कस या फिर सिल्वियन सर्कस, और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन सेरिब्रम। एनसीईआरटी पेज नंबर 321 का फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। आइए शुरू करते हैं द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान सुनेंगे।
The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and few large size regions which are neither clearly sensory nor motor in function known as association area। एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं। कुछ तो होते हैं बच्चों सेंसरी एरियाज, कुछ होते हैं मोटर एरियाज और कुछ बड़े साइज के एरियाज होते हैं जिन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। अब पहले मैं आपको इन तीनों के इन जनरल फंक्शन बता देता हूं बच्चों, नाम सुनेंगे, नाम से पता चल रहा है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएंगे, यानी कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन किसी रिसेप्टर से इंपल्सेस को लेकर जाते होंगे और फिर वहां पर उन इंपल्सेस का एनालिसिस किया जाता होगा। सच एरियाज आर रेफर्ड टू एज सेंसरी एरियाज। सिमिलरली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर किसी टारगेट ऑर्गन इफेक्टर तक जाता होगा, सच एरियाज आर रेफर्ड टू एज मोटर एरियाज। बस ध्यान रखिए बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगा उन्हें कहेंगे सेंसरी एरियाज, वो एरियाज जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा उन्हें कहेंगे मोटर एरियाज। और देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज को एसोसिएट करने वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, सेंसरी और मोटर को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए एसोसिएशन एरियाज में पाए जाते हैं बच्चों इंटर न्यूरॉन्स। आपको पता होना चाहिए इंटर न्यूरॉन्स आर द हाईली ब्रांच्ड अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखिए बच्चों, एसोसिएशन एरिया के बारे में एनसीईआरटी ने 3 फंक्शंस को मेंशन किया है। मैं आपको इसमें पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। Association areas are responsible for complex functions like memory, communication and intersensory association। एनसीईआरटी ने बस ये 3 टर्म्स मेंशन किए बच्चों, और मैं वादा कर रहा हूं मैं एक एक टर्म को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेहनत को जाया ना जाने दें, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। पहला फंक्शन क्या है? मेमोरी। ध्यान सुनिए, मेमोरी का मतलब होता है बच्चों याददाश्त, आपकी यादें। मेमोरी 2 टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ध्यान सुनो बच्चों, बचपन से लेकर आज तक आपके पास जितनी भी मेमोरीज हैं उन सभी मेमोरीज को कहां स्टोर किया जाता है? इन द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपको इतना रखना बच्चों, एसोसिएशन एरियाज में हर टाइप की मेमोरी को स्टोर किया जाता है। अब अगले 2 फंक्शंस को डिटेल में समझाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी वर्ड लिखा बच्चों कम्युनिकेशन। पहली बात बच्चों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो 2 वे कम्युनिकेशन हो, और इसमें कहीं ना कहीं आपका एसोसिएशन एरिया हेल्प करता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। मान लेते हैं किसी ने आपसे सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है, ये तो वन वे हुआ बच्चों। अगर आप इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो वो तब होगा जब आप उस पूछे गए सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, इस सवाल के जवाब देने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इस पूछे गए सवाल का जवाब आप गले से बोलकर दे सकते हैं या फिर हाथों से थप्पड़ मारकर दे सकते हैं। पर आप जानते हैं बच्चों, अगर इस कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस पूछे गए सवाल का जवाब आपको थप्पड़ मारकर नहीं देना चाहिए, आपको इसका जवाब गले से बोलकर देना चाहिए। और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करने वाले कौन है? एसोसिएशन एरिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए बच्चों, जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा आपका नाम क्या है, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले पहुंचेगी आपके रिसेप्टर्स यानी आपके ईयर पर, फिर आपके ईयर से सेंसरी न्यूरॉन ऑडिटरी नर्व जो है उस मैसेज को लेकर पहुंचेगी किसी सेंसरी एरिया में। जैसे इस केस में होगा ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि आपके सेंसरी एरिया में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा चुकी है, वहां पर उसका एनालिसिस हो चुका है और आप साउंड को पहचान चुके हैं कि आपका नाम क्या है। देखिए क्या होगा बच्चों, अब ये सेंसरी एरिया उस इंफॉर्मेशन को किसको पास कर देगा? एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया उस इंफॉर्मेशन का डिटेल एनालिसिस करेगा, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेगा और फिर ये मोटर एरिया को इंपल्स ट्रांसफर करेगा उस मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए जो आपके वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करता होगा, ना कि आपके हाथों की स्केलेटल मसल्स को। तो क्या होगा, आपकी स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेंगी और आप थप्पड़ नहीं मारेंगे। जबकि आपकी वोकल कॉर्ड्स के मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेशन मिलेगा तो आप यहां से साउंड का प्रोडक्शन करके उस पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों, जो एसोसिएशन एरिया है वो सेंसरी एरिया से इंपल्स रिसीव भी करता है और मोटर एरिया को इंपल्स ट्रांसफर भी करता है। यानी कह सकते हैं एसोसिएशन एरिया सेंसरी फंक्शन भी शो करता है और मोटर फंक्शन। इसलिए एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है एसोसिएशन एरियाज आर सम लार्ज साइज रीजन्स व्हिच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। और देखिए बच्चों, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए था तो सेंसरी और मोटर के बीच में तालमेल का होना जरूरी था, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था, और उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन डेवलप करवाता है? दैट इज एसोसिएशन एरिया। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन में एसोसिएशन एरिया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए बच्चों, एसोसिएशन एरिया का एनसीईआरटी लास्ट फंक्शन में मेंशन करती है, दैट इज इंटर सेंसरी एसोसिएशन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल बिठाना, और ये काम भी कौन करता है? एसोसिएशन। इसको मैं आपको एक खूबसूरत एग्जांपल समझा रहा हूं, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। इस वीडियो लेक्चर के दौरान बच्चों आपको 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप उसे सुन भी रहे हैं, और जो यहां लिखा हुआ है आप उसे देख भी रहे हैं। जैसे बच्चों, आपके कानों से आपको ऑडियो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जबकि आपकी आंखों से आपको विजुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी आपको 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। लेकिन इस लेक्चर का एट द एंड जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप निकाल पाएंगे, अगर इस लेक्चर की आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दोनों इंफॉर्मेशन को आप आपस में रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। यानी जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, तब जाकर इस लेक्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप तैयार कर पाएंगे। और इन दोनों सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में एसोसिएशन डेवलप करने का काम भी कौन करता है बच्चों? एसोसिएशन एरियाज। एक बार एनसीईआरटी का स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी areas and some large size regions known as association areas which are neither clearly sensory nor motor in function and are responsible for complex functions like memory, communication and intersensory association। अब देखिए बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज पाए जाते हैं, और इन तीनों टाइप के एरियाज के कुछ एग्जांपल्स को समझने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। अब यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेवरल फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पहले सुनिए बच्चों, आप देख सकते हैं ये है फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने कहा इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज पाए जाएंगे। एक चीज आप याद रखें बच्चों, जो मोटर एरियाज होते हैं वो इन जनरल फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जबकि जो सेंसरी एरियाज होते हैं वो हमारे पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो एंटायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पहले फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले कुछ मोटर एरियाज के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। पहला जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया। बच्चों लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हमने यहां पर बिल्कुल करेक्टली लेबल किया है, प्राइमरी मोटर एरिया इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द सेंट्रल सर्कस। अब इसमें रखेंगे प्राइमरी मोटर एरिया एक्चुअली में फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाला एक मोटर एरिया है। इसका मतलब कंफर्म बच्चों, ये वो एरिया होगा जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर किसी टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। और बच्चों इस एरिया के जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो होते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो अब इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। पर मैंने यहां पर लिखा है बच्चों वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी रेगुलेशन भी होता है जो सेरिबेलम परफॉर्म करता है। अब इसका याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले एक प्रकार का मोटर एरिया है, और हमारी सभी वॉलंटरी एक्टिविटीज, सभी वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करता है, और
उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं बच्चों, जैसे कि अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं, भागने के लिए या फिर चलने के लिए, दोनों ही केस में आपको अपनी लेग मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रेगुलेट करना होगा। और आप जानते हैं बच्चों, हमारे जो लेग की मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि अगर आप किसी चीज को लिखना चाहते हैं बच्चों, राइटिंग करना चाहते हैं या फिर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपको अपनी फिंगर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रेगुलेट करना होगा। और हमारी फिंगर की जो मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं। बस इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया इज अ टाइप ऑफ motor area present in the frontal cerebral cortex and it is responsible for the voluntary control of all the voluntary muscles। चलिए बच्चों, अब मैं आपको frontal cerebral cortex में situated एक और मोटर एरिया का एग्जांपल बताने जा रहा हूं, that is a Broca's area। नाम दिया गया है साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग। बस इतना रखिए बच्चों, Broca's area is a type of motor area situated in the frontal cerebral cortex। बच्चों, this area is also referred to as a motor speech area। ये वो एरिया है जो हमें स्पीच में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। वैसे बच्चों, मेडिकल कॉलेज की बुक्स क्लियरली मेंशन करती है कि स्पीच अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। बच्चों, स्पीच के लिए सिर्फ ये अकेला एरिया रिस्पांसिबल नहीं होगा, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कई सारे एरियाज होते हैं, वो आपस में एसोसिएट करते हैं, तब जाकर स्पीच नाम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाता है। जैसे कि बच्चों, अगर आप बोलना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सोचना होगा कि हमें क्या बोलना है, और सोचने में हेल्प करता है बच्चों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब जो आपने सोचा है उन शब्दों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अलाइन करना बहुत जरूरी है, उन्हें एक कोहेरेंट फैशन में अलाइन करना जरूरी है, उन थॉट्स की प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, उसमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं वर्निकेज एरिया। और अब जब आपने सोच लिया है बच्चों, आपने उन शब्दों को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, तो उन शब्दों के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ब्रोकाज एरिया। एक्चुअली ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ब्रोकाज एरिया वाया प्राइमरी मोटर एरिया एंड प्री मोटर एरिया, ये हमारी लैरिंक्स की मसल, हमारी फेरिंक्स की मसल, हमारी माउथ की मसल, यानी कह सकते हो हमारी स्पीच रिलेटेड मसल, साथ ही साथ हमारे जो वोकल कॉर्ड्स में एयर का फ्लो होता है बाय कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग मसल्स, ये फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब इसमें याद रखेंगे, ब्रोकाज एरिया इज अ टाइप ऑफ मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे लैरिंक्स की मसल, फेरिंक्स की मसल, माउथ की मसल, हमारी ब्रीदिंग की मसल्स को प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया की हेल्प से रेगुलेट करवाता है, ताकि हम उन शब्दों का प्रोडक्शन कर सकें, स्पीच का फॉर्मेशन कर सकें। बच्चों, दिस एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पीच, आल्सो रेफर्ड टू एज अ मोटर स्पीच एरिया। तभी कहा जाता है बच्चों, अगर किसी इंसान का ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाए तो वो इंसान स्पीच नहीं दे पाएगा, यानी वो साउंड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। और बच्चों, द इनएबिलिटी टू स्पीक इज नोन एज अफेजिया। बस याद रखना बच्चों, ब्रोकाज एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो इंसान नहीं बोल पाता है, उसे कहते हैं मोटर अफेजिया या फिर नॉन फ्लुएंट अफेजिया अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म्स। अब देखिए बच्चों, फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दो मोटर एरिया के एग्जांपल हम देख चुके हैं, प्राइमरी मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। अब सिमिलरली फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाले एक एसोसिएशन एरिया का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बच्चों, दिस एरिया इज रेफर्ड टू एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बच्चों, आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस होती है, आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज आते हैं, आप जितनी भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, आपकी जितनी भी रीजनिंग एबिलिटीज होती हैं, आप जितनी भी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, आपकी जो भी जजमेंटल पावर होती है, उन सभी चीजों के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब इतना याद रखना बच्चों, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे आइडियाज के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारी जजमेंटल सोचने समझने की क्षमता को रेगुलेट करता है। तो यहां पर बच्चों ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बात करी। अब बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं पैराइटल लोब में पाए जाने वाले कुछ सेंसरी एरियाज के बारे में। देखिए, पैराइटल लोब में हम दो सेंसरी एरियाज पर बात करेंगे बच्चों। एक तो है यहां पर गस्टेटरी एरिया, नाम से पता चल रहा है, दिस एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ टेस्ट। आप जानते हैं बच्चों, जो टंग होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के सिग्नल को रिसीव करती है, पर टेस्ट का एनालिसिस कौन करता है, गस्टेटरी एरिया, ए टाइप ऑफ सेंसरी एरिया प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द पैराइटल लोब। यानी कह सकते हैं, टंग इज रिस्पांसिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ऑन द अदर हैंड गस्टेटरी एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ टेस्ट। देखिए बच्चों, पैराइटल लोब के एक और सेंसरी एरिया की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोमेस्थेटिक एरिया। बच्चों, दिस एरिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। इसलिए बस इतना याद रखेंगे, दिस एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ जनरल सेंसेशन। हमारी बॉडी में जितने भी जनरल सेंसेशन होते हैं, उनके लिए रिस्पांसिबल होता है सोमेस्थेटिक एरिया। जैसे बच्चों, चाहे वो टच हो, चाहे वो टेंपरेचर हो, वो पेन हो, प्रेशर हो, वाइब्रेशन हो, all the type of general sensations are analyzed in the somatic area, a type of sensory area present in the parietal cerebral cortex। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं one type of sensory area present in the occipital cerebral cortex। यहां पर हम एक ही sensory area के बारे में बात करेंगे, that is visual cortex area, also referred to as occipital area। और नाम से पता चला बच्चों, this area is responsible for the analysis of vision। आप जानते हैं बच्चों, हमारी रेटिना पर तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, पर उस इमेज का प्रॉपर एनालिसिस करना ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, वो कौन करवाता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। चलिए बच्चों, अब लास्ट में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेंसरी एरियाज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। देखिए, यहां पर हम दो सेंसरी एरिया की बात करेंगे बच्चों, एक तो है ऑडिटरी एरिया, एक है ऑल्फैक्टरी एरिया। नाम से पता चल रहा है, ऑडिटरी एरिया साउंड का एनालिसिस करता है, जबकि ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो स्मेल का एनालिसिस करता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको टेम्पोरल लोब में पाए जाने वाले एक एसोसिएशन एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं, दैट इज वर्निकेज एरिया। देखिए बच्चों, W फॉर वर्निकेज, W फॉर वर्ड्स, और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, लैंग्वेज। तो इतना याद रखेंगे, लैंग्वेज को समझने में, लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन में कौन हेल्प करता है बच्चों, वर्निकेज एरिया, यानी कि कौन सी भाषा सुनाई दे रही है उसका एनालिसिस कौन करता है, वर्निकेज एरिया। तो यहां पर हमने सेरेब्रम के फंक्शन को कवर किया, मैंने आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले कुछ सेंसरी एरियाज, कुछ मोटर एरियाज और कुछ एसोसिएशन एरियाज के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं आपको इन जनरल बता दूं बच्चों, इस डायग्राम में हमने दो एसोसिएशन एरिया के बारे में बात की है, एक तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक वर्निकेज एरिया। यहां पर हमने दो मोटर एरिया के बारे में बात की है, प्राइमरी मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। और जो ग्रीन कलर से जितने भी एरियाज हमने मेंशन किए हैं वो कौन से हैं, सेंसरी एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। चलिए बच्चों, अब हम फोर ब्रेन के दूसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डाइएन्सेफेलॉन। एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, फोर ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेरेब्रम, डाइएन्सेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सेरेब्रम का स्ट्रक्चर हो चुका है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन हो चुके हैं, अब हम फोर ब्रेन के अगले कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज डाइएन्सेफेलॉन। पहले आपको डाइएन्सेफेलॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइएन्सेफेलॉन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर इसके फंक्शंस को हम यहां पर स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है बच्चों, ये है मेनली फोर ब्रेन वाला पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ, कॉर्पस कैलोसम के नीचे की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यानी फोर ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बच्चों, ग्रीन कलर का, यही स्ट्रक्चर है बच्चों डाइएन्सेफेलॉन। यानी डाइएन्सेफेलॉन इज अ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ए रूम लाइक स्ट्रक्चर, ए चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फोर ब्रेन। अब देखिए बच्चों, डाइएन्सेफेलॉन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, डाइएन्सेफेलॉन एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आपको उस बॉक्स की रूफ बनानी होगी, आपको उस बॉक्स का फ्लोर बनाना होगा और आपको उस बॉक्स की लेटरल वॉल बनानी होगी। देखिए क्या होता है बच्चों, इस बॉक्स की हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस बॉक्स की रूफ का फंक्शन जो करता है उसे कहते हैं एपिथैलेमस। अब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कीजिए, मान लो बच्चों यहां पर है एपिथैलेमस,
एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। बच्चों इस डायंसेफ्लॉन का फ्लोर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है वो फ्लोर तो बनाता ही है पर ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो ये साथ ही साथ थोड़ी सी लेटरल वॉल्स का फंक्शन भी करता है। यानी हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन, द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन और द लोअर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफ्लॉन। जबकि जो डायंसेफ्लॉन की अपर लेटरल वॉल्स होती है दोनों तरफ की, उनका फंक्शन कौन करता है बच्चों, थैलेमस। तो इसमें याद रखेंगे एपिथैलेमस फॉर्म द रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन एज वेल एज द लोअर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफ्लॉन, जबकि थैलेमस फॉर्म्स द अपर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफ्लॉन। हम देख सकते हैं बच्चों थैलेमस का नंबर यहां पर 2 होगा, वो डायंसेफ्लॉन के मैक्सिमम पार्ट को कंपोज करता है। एप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन इज कंस्टिट्यूटेड बाय थैलेमस। तो ये तो बात बच्चों रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डायंसेफ्लॉन। अब हम बात करेंगे बच्चों डायंसेफ्लॉन में पाए जाने वाले तीनों स्ट्रक्चर के फंक्शन को यहां पर स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एपिथैलेमस। मैंने आपको बता दिया एपिथैलेमस इज द अपर पोर्शन ऑफ द डायंसेफ्लॉन, इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द डायंसेफ्लॉन एंड एज पर एनसीईआरटी इसका मेन फंक्शन है इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। बच्चों एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज याद रखें, एपिथैलेमस से एक ग्लैंड अटैच होती है, कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो इसके बारे में हम डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। आप इसमें याद रखें पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है दैट इज मेलाटोनिन। वहां पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा बच्चों दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ आवर स्लीप वेक साइकिल, हमारी सोने जगने की साइकिल, हमारी सर्कैडियन रिदम, हमारी डायअर्नल रिदम को रेगुलेट करता है बच्चों मेलाटोनिन हार्मोन। इसलिए पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है बच्चों बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ बच्चों मेलाटोनिन हार्मोन हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। फिलहाल इसमें याद रखेंगे डायंसेफ्लॉन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। चलिए बच्चों डायंसेफ्लॉन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूं दैट इज थैलेमस। यहां जो लिखा मैं आपको बता चुका हूं थैलेमस फॉर्म द अपर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफ्लॉन, इट फॉर्म्स 80% पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन। अब खास बात सुनिए बच्चों थैलेमस के बारे में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मेंशन करती है वो ये है थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप सुनिए बच्चों, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचना चाहती है तो वो थैलेमस से होकर गुजरती है। यहां पर एक एक्सेप्शन आता है बच्चों ऑल्फैक्शन का, हम एक्सेप्शन को एक्सक्लूड करें। इतना सुनिए बच्चों जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस अगर वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचना चाहती है तो वो थैलेमस से होकर गुजरती है, यानी कि थैलेमस इज द सेंटर फॉर सेंसरी सिग्नलिंग। साथ ही साथ बच्चों ये मोटर सिग्नलिंग का भी सेंटर है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। बच्चों आपने सुना होगा सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है बॉडी बैलेंसिंग। एक्चुअली क्या होता है सेरिबेलम अपनी मोटर इंपल्सेस को अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी मोटर एरिया तक पहुंचाना चाहता है तो वो मोटर इंपल्सेस भी कहां से होकर गुजरती है बच्चों, थैलेमस से। अब इसमें याद रखेंगे सेंसरी इंपल्सेस और मोटर इंपल्सेस यानी सेंसरी सिग्नल्स और मोटर सिग्नल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर कौन एक्ट करता है बच्चों, थैलेमस। और एक और चीज रखेंगे थैलेमस एक्ट एज ए रिले सेंटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इसलिए बच्चों थैलेमस को रिले सेंटर भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ थैलेमस। बच्चों डायंसेफ्लॉन का लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाइपोथैलेमस। मैंने आपसे कहा था हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड ऑन द लोअर साइड, ऑन द वेंट्रल साइड और ऑन द बेसल साइड ऑफ द डायंसेफ्लॉन। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन। अब खास बात सुनिए बच्चों अगर हाइपोथैलेमस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को और हम यहां पर एक्सटेंड करें आपको ध्यान समझना होगा हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड पर ऑप्टिक नर्व्स के क्रॉस होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। अब इसमें रखेंगे ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज्मा एंड दिस ऑप्टिक काइज्मा इज अटैच्ड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मिडिल पार्ट से एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है दैट इज इनफंडिबुलम। उस इनफंडिबुलम से मास्टर ग्लैंड अटैच होती है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर कुछ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मैमिलरी बॉडी। जो नाम से पता चल रहा है मैमिलरी बॉडी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मैमिलियन ब्रेन। अब इसमें याद रखेंगे हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड पर ऑप्टिक काइज्मा, हाइपोथैलेमस के मिडिल पार्ट पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर सिचुएटेड होती है मैमिलरी बॉडी। जब नाम आया है मैमिलरी बॉडी तो इसका फंक्शन आप अभी समझ बच्चों डिटेल में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मैमिलरी बॉडीज आर समवॉट रिलेटेड विद द ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस इन आवर बॉडी। और खास बात बच्चों ये मेमोरी बॉडी कहीं ना कहीं रिकॉलिंग मेमोरी से भी संबंध रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कई बार ऐसा होता है मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले आपने किसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व किया। अब क्या होगा बच्चों 10 साल के बाद अगर आपको अचानक से वो फ्रेग्रेंस वापस से सूंघने को मिल जाए तो इन्हीं मेमोरी बॉडी की वजह से आप रिकॉल कर पाएंगे कि हां आज से 10 साल पहले उस जगह पर मैंने इसी फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व किया था, शायद ये इस कंपनी का डीओ हो सकता है। अब इसमें याद रखेंगे ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस एंड रिकॉलिंग मेमोरी आर द फंक्शंस ऑफ मेमोरी बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्टिक काइज्मा के बारे में आपको बता चुका हूं, ऑप्टिक नर्व के क्रॉस होने से स्ट्रक्चर बनता है। अब आपके एम्स में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, मैं ज्यादा बोल रहा हूं कि मुझे आपको समझाना ज्यादा बच्चों, तो ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो कौन सी एक्टिविटी या किस चीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? आंसर बच्चों विजन। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से जो ऑप्टिक काइज्मा है उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्टिक काइज्मा अगर डैमेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे विजन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों अब मैं आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की तरफ ले चलता हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में मुझे नॉन स्टॉप समझाना है, आप कनेक्टेड रहेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में एनसीईआरटी हाइपोथैलेमस की लिखती है हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और बच्चों हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को यहां पर याद करने के लिए हमने छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाई है, आप याद कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस बेताब होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बेताब होते हैं, BETAB। मैंने आपसे वादा करा है मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा चाहे हमें समय खर्च करना पड़े। ध्यान सुनिए बच्चों हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है। अभी बच्चों इसके बाद में हेडिंग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद लिम्बिक सिस्टम। बच्चों हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर हमारे इमोशनल बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां पर मैं आपको समझाता हूं हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एक टर्म है पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। यहां पर हम दो टाइप के बिहेवियर की बात करेंगे, एक तो है फीडिंग बिहेवियर और एक होगा बच्चों हमारा सेक्सुअल बिहेवियर। एक्चुअली क्या होता है बच्चों हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर मिलते हैं जो हमारे लिए भूख को जनरेट करते हैं व्हिच इंक्रीजेस द चांस फॉर इनटेक ऑफ फूड। जबकि बच्चों जैसे ही पेट भर जाता है हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं सैटिस्फैक्टरी सेंटर व्हिच जनरेट द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड इनहिबिट्स द इनटेक ऑफ फूड। बस में याद रखेंगे हमारे हंगर सेंटर जो भूख लगाते हैं और सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो भूख को बंद करते हैं, दोनों कहां पाए जाते हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं हमारे थर्स्ट सेंटर जो हमारी प्यास को स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते हैं। बस में याद रखेंगे हमारे फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ बच्चों जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है यानी जो लिबिडो होती है उस पर भी इंफ्लुएंस कौन करता है बच्चों? दैट इज हाइपोथैलेमस। बस इतना याद रखेंगे हाइपोथैलेमस हमारे फीडिंग बिहेवियर, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को रेगुलेट करता है बच्चों। हाइपोथैलेमस का अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन कंट्रोल। आपने सुना बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और ऑन द अदर हैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आपको ये बाद में पढ़ाया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, एंड बोथ द पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों ध्यान सुन लें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते
हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, एक तो होते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। आप इसमें याद रखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बच्चों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस। चलिए हाइपोथैलेमस का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज थर्मो रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहा जाता है बच्चों। ये हमारी बॉडी के इंटरनल टेंपरेचर को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। मैं आपको समझाता हूं बच्चों क्या होता है। हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले ब्लड में या फिर सीएसएफ का टेंपरेचर अगर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर से ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस के जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस कंडीशन को सेंस करते हैं और थ्रू ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बच्चों मैं पढ़ा ज्यादा नहीं रहा हूं, मैं समझा ज्यादा रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले सीएसएफ का टेंपरेचर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर से ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस के थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर थ्रू द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम बॉडी की उन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जो कि बॉडी से हीट लॉस को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग। ऑन द अदर हैंड अगर हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले सीएसएफ का टेंपरेचर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर से कम होगा तो थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की मदद से उन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जो कि हीट के रिटेंशन को बढ़ाते हैं या फिर हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें याद रखेंगे बॉडी में टेंपरेचर को रेगुलेट करना, थर्मोस्टेट के तौर पर काम करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस का एक अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल। आपके मॉडल सिर्फ एक एक वर्ड है बच्चों ये, पर एक्सप्लेन मुझे करना है, कनेक्टेड रहेंगे। देखिए वैसे एएनएस के बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, आप स्टेटमेंट सुन लो बच्चों। द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम लाइज इन द सेंटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं, ध्यान से बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई जो कि हमारे ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं वहां तक एक्सटेंड होते हैं, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मेडिकल कॉलेज की डेफिनेशन ध्यान सुनें। द एक्सॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एक्सटेंड्स अप टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई ऑफ द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिलहाल बस इतना रखेंगे, हाइपोथैलेमस हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे इफेक्ट करेगा मैं आपको आगे और एग्जांपल से समझाऊंगा। चलिए बच्चों लास्ट फंक्शन पर जा रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। याद कीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बच्चों पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है थ्रू द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। बच्चों पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को अफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई पाया जाता है बच्चों जिसे कहते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई, नाम से पता चल रहा है ऑप्टिक काइज्मा की सुपीरियर साइड पर जो न्यूक्लियाई होगा सेल बॉडी का कलेक्शन होगा उसे कहते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस का ये जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई होता है ये हमारी रेटिना से इंपल्सेस को रिसीव करता है और फिर ये मैसेज सेंड करता है हमारे पीनियल ग्लैंड के सेल्स को यानी पीनियल साइट्स को, और फिर वहां से ये मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। अब इसमें याद रखेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, लेकिन पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई रेगुलेट करता है। इसमें कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज hypothalamus. So this is all about the functions of diencephalon. Epithalamus forms the roof of diencephalon. Thalamus is the relay center, major coordinating center for sensory and motor signaling. जबकि hypothalamus performs a wide spectrum of body functions, beta, behavior and emotions, endocrine control, thermoregulation, ANS control and biological clock system. चलिए बच्चों अब हम forebrain के लास्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, that is olfactory lobes. अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमारे पास दो olfactory lobes पाए जाते हैं और जो हर olfactory lobe में दो कंपोनेंट होते हैं। एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं olfactory bulb, और उस olfactory bulb से नर्व फाइबर्स का एक ग्रुप अटैच होता है जिसे कहते हैं olfactory tract। अब इसमें याद रखेंगे olfactory bulb और olfactory tract को क्युमुलेटिवली कहा जाता है olfactory lobe। अब खास देखिए बच्चों olfactory lobes की पोजीशन को समझने के लिए हमने यहां पर सेरेब्रम का वेंट्रल लिया है। अब देखिए क्या होता है, जो olfactory bulb होते हैं वो तो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नीचे की तरफ यानी वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड होते हैं, जबकि उनसे अटैच olfactory tract ये पहुंचती है हमारे टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये olfactory tract जाकर किससे जुड़ती है बच्चों, द olfactory एरिया। तो इसमें क्या होता है, जब आप स्मेल के सिग्नल को रिसीव करते हैं अपनी नोज की मदद से, क्या होगा बच्चों, हमारी नोज से जो olfactory नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को पहले पहुंचाती है olfactory bulb, फिर olfactory bulb से ट्रैक की मदद से उस सिग्नल को पहुंचाया जाता है olfactory एरिया जहां पर स्मेल का एनालिसिस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए बच्चों, द फंक्शंस ऑफ olfactory lobe इज नॉट द परसेप्शन ऑफ स्मेल, द फंक्शन ऑफ olfactory lobe इज ओनली द रिसेप्शन ऑफ स्मेल। हमने देखा बच्चों olfactory lobe सिर्फ और सिर्फ स्मेल के सिग्नल को रिसीव करते हैं, उनको कहां पहुंचाते हैं, olfactory एरिया ऑफ द टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और वहां पर olfactory एरिया में स्मेल का एनालिसिस किया जाता है। अब खास बात देखिए बच्चों, हम कितना सूंघ सकते हैं ये डिपेंड करता है olfactory lobes की साइज पर, स्पेशली ऑन द साइज ऑफ olfactory bulb। इसलिए बच्चों olfactory lobes को कहा जाता है दे आर द सेंटर्स ऑफ स्मेलिंग इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, ह्यूमंस के बारे में बात करें, हमारा जो स्मेलिंग पावर बहुत ही वीक होता है बच्चों, क्योंकि हमारे केस में जो olfactory bulb होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, उनका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एम्बेडेड हो जाया करता है। पर मैं आपको और कुछ एनिमल्स के एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैमल्स में बच्चों हम डॉग की बात कर सकते हैं और पाइसेस में हम शार्क की बात कर सकते हैं। बच्चों ये ऐसे एनिमल हैं जिनके olfactory bulb का साइज बड़ा होता है, इनके olfactory lobes वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनका स्मेलिंग इंटेंसिटी, इनका स्मेलिंग पावर ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अब इसमें याद रखेंगे olfactory lobes आर द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ olfactory signals, जबकि olfactory signals का परसेप्शन एनालिसिस कौन करता है बच्चों, टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड olfactory एरिया। इसी के साथ बच्चों हमने अपने फोरब्रेन के तीनों कंपोनेंट्स को स्टडी किया, हमने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा और उनके फंक्शन को स्टडी किया। हमने सेरेब्रम को पढ़ा, हमने डायनसेफ्लॉन को पढ़ा और लास्ट में हमने olfactory lobes को स्टडी किया। अब देखिए बच्चों मिडब्रेन के स्ट्रक्चर फंक्शंस को शुरू करें उससे पहले एनसीईआरटी पेज 321 फोरब्रेन में एनसीईआरटी ने लास्ट में छोटा सा हेडिंग और लिखा बच्चों, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। एक एक वर्ड समझाने का वादा किया बच्चों, वादा निभाएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान सुनें, एनसीईआरटी लिम्बिक सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखते बच्चों, मैं आपके सामने एज इट इज पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से लिखेंगे। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिखा बच्चों द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ग्रुप ऑफ डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज लिम्बिक सिस्टम। एक बार आम भाषा में समझते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन कहां है तो आप कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है बच्चों, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे हमने देखा बच्चों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ हम डायएन्सेफ्लॉन की प्रेजेंस की बात करते हैं। याद कीजिए डायएन्सेफ्लॉन में हम एपिथैलेमस की बात कर रहे हैं, थैलेमस की बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं और हाइपोथैलेमस में एम्बेडेड मेमोरी बॉडीज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ ये सभी स्ट्रक्चर्स अलोंग विद टू डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये सभी स्ट्रक्चर्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इनर साइड से एनसर्कल करते हुए जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं उसे नाम दिया जाता है बच्चों लिम्बिक सिस्टम। अगर आपसे लिम्बिक सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट एनसर्कलिंग द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एग्जांपल थैलेमस,
हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडी, ऑल्फैक्टरी लोब, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। पहले बच्चों मैं आपको दो नए टर्म्स आपके सामने आए हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। इन दोनों की लोकेशन समझा देता हूं, आप ध्यान सुनेंगे बच्चों। एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस बोथ आर सिचुएटेड इन द इनर साइड ऑफ द टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर इनकी शेप की बात करें बच्चों, एमिगडाला जो होता है वो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, ऑन द अदर हैंड हिप्पोकैम्पस एक ट्यूनिंग फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों स्ट्रक्चर भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। एक काम करते हैं, पर इन दोनों स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल फंक्शन आपको बता देता हूं, मुझे समझाना ज्यादा दोस्तों, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। देखिए एमिगडाला के बारे में आपको बताऊं बच्चों, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जैसे स्पेशली फियर एंड रेज, यानी बच्चों जो डर होता है और जो गुस्सा है, इन दोनों इमोशंस को मेनली रेगुलेट करता है बच्चों एमिगडाला। और ये बात साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी की जा चुकी है। देखा गया बच्चों कुछ जानवरों में अगर उनके एमिगडाला को ओवर स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे कि बिल्लियों में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, अगर उनके एमिगडाला को ओवर स्टिमुलस दिया गया तो उन बिल्लियों ने अपने क्लॉज को एक्सटेंड किया, उन्होंने अपनी टेल को रेज किया, उन्होंने अटैकिंग पोजीशन को जनरेट किया है, यानी उन्होंने गुस्सा दिखाया है। देखिए बच्चों जो रेज वाला इमोशन है, जो एंगर वाला इमोशन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला। सिमिलरली जो डर वाला इमोशन है उसको भी अफेक्ट करता है एमिगडाला। देखा गया है कुछ जानवरों के एमिगडाला को जब सप्रेस किया गया तो उनमें अटैक करने के बावजूद भी उनमें फियर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिली। आप इसमें याद रखेंगे हमारे दो इमोशन से मेनली रेज एंड फियर, दे आर रेगुलेटेड बाय एमिगडाला। अब जो बात करते हैं रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का नाम इतना याद रखेंगे, हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन है इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। बच्चों हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन है? हिप्पोकैम्पस। बच्चों इसके बारे में अभी मॉडर्न रिसर्च में पता चला है कि हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो एरिया है जहां पर सेल्स में डिवीजन की प्रॉपर्टी देखी जाती है, यहां पर अभी भी नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन देखा जा सकता है, यहां पर ये मेमोरी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब इसमें याद रखेंगे हिप्पोकैम्पस प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय द कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखो बच्चों लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, हमने इनके अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन पढ़ चुके हैं। बच्चों थैलेमस का फंक्शन पढ़ चुके हैं, रिले सेंटर, हाइपोथैलेमस के फंक्शन पढ़ चुके हैं, बेटा मेमोरी बॉडी का फंक्शन पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं रिकॉलिंग मेमोरी और ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स, सिमिलरली ऑल्फैक्टरी लोब के फंक्शन आपको बता चुका हूं। अब खास बात देखिए बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर along with deeply situated structures like amygdala and hippocampus forms a complex system known as limbic system. बच्चों along with the hypothalamus, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, example excitement, pleasure, rage, fear and motivation. बच्चों आपको एक एक वर्ड समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, पर हाइपोथैलेमस के इंडिविजुअल फंक्शन हमने पढ़े, दैट इज बेटा, लेकिन जब वो लिम्बिक सिस्टम के अलॉन्ग काम करता है तो वो हमारे कुछ इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जैसे बच्चों हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बच्चों हमारा नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर कहता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी लिबिडो अफेक्ट होती है, व्हिच इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखेंगे बच्चों, हमारे नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना। उसी तरह बच्चों हमारी कुछ इमोशनल रिएक्शंस होती हैं, उनको एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है लिम्बिक सिस्टम, चाहे वो आपकी एक्साइटमेंट हो, उत्तेजना, चाहे वो खुशी हो, प्लेजर, चाहे वो रेज हो, एक्सट्रीम एंगर। मैंने आपको अभी बताया बच्चों रेज एंड फियर आर कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला एंड एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें याद रखना पड़ेगा बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनको एक्सप्रेस करने में कौन हेल्प करता है बच्चों? लिम्बिक सिस्टम। दैट्स व्हाई लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड टू एज इमोशनल ब्रेन। देखिए बच्चों एनसीईआरटी ने लिम्बिक सिस्टम का एक और फंक्शन लिखा बच्चों, दैट इज मोटिवेशन। एक एक वर्ड समझा रहा हूं, कनेक्ट करेंगे बच्चों। यहां पर आपके मोटिवेशन दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, एक तो होता है रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशनल बिहेवियर, एक होता है एवर्सिव यानी अनफेवरेबल मोटिवेशनल बिहेवियर। मैं आपको एक समझा देता हूं, रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशनल बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत मन लगाकर कर रहे हैं, आप अपने आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, आप मोटिवेटेड रहकर अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसके बदले में फ्यूचर में एक रिवार्ड नजर आता है, आपको एक पुरस्कार नजर आता है, और वो पुरस्कार है आपका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना। तो देखिए बच्चों किसी रिवार्ड के मिलने की ख्वाहिश में आप अपने आपको किसी काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस बिहेवियर इज आल्सो रेगुलेटेड बाय लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें याद रखेंगे हम जो अपने आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए बच्चों पेज नंबर 321 पर तो एनसीईआरटी ने लिम्बिक सिस्टम के ये फंक्शंस लिखे। एक बार पूरा स्टेटमेंट फिर से दोहराना, ध्यान सुनो बच्चों। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा forms a complex structure called as limbic system. Along with the hypothalamus, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, ब्रैकेट में लिखा हुआ है excitement, pleasure, rage, fear, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है and motivation। पर देखिए बच्चों एनसीईआरटी ने समरी में लिम्बिक सिस्टम के दो और फंक्शंस यहां पर मेंशन किए हैं, एक तो है ऑल्फैक्शन और एक लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस। एनसीईआरटी लिखा बच्चों लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न्ड विद ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस। तो हमने देखा बच्चों एक्चुअली में ऑल्फैक्टरी लोब्स आर द एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम थ्रू ऑल्फैक्टरी लोब्स कहीं ना कहीं ऑल्फैक्शन से भी रिलेटेड होता है, और साथ ही साथ बच्चों लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। और इसको समझने के लिए हम यहां पर एक बहुत सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं जब हमारी बॉडी का इंटरनल टेंपरेचर बढ़ता है तो उस टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करती है, एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स शो करती है, जैसे कि स्वेटिंग। और आप जानते हैं बच्चों स्वेटिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोरेगुलेशन, और हम जानते हैं बच्चों थर्मोरेगुलेशन इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस। आप ये भी जानते हैं हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो हमने देखा लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को भी रेगुलेट करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फोरब्रेन। चलिए बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग मिड ब्रेन। देखिए बच्चों पहले आपको समझा देता हूं मिड ब्रेन की लोकेशन के बारे में, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। हमने अभी पढ़ा बच्चों ऊपर की तरफ यहां पर था फोरब्रेन, फोरब्रेन हमने देखा बच्चों द लार्जेस्ट पार्ट दैट वाज सेरेब्रम, और याद कीजिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ पोस्टीरियर साइड पर एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसे हम नाम देते थे बच्चों डाईएंसेफ्लॉन। अब ध्यान से देखिए यहां पर नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रही है बच्चों हाइंड ब्रेन में तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर मिड ब्रेन की लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं मिड ब्रेन इज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन द डाईएंसेफ्लॉन ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। बच्चों फोरब्रेन के डाईएंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा सिकुड़ा हिस्सा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। अब ध्यान सुनो बच्चों मिड ब्रेन में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करते थे, एक तो था क्रूरा सेरेब्रम और एक था ऑप्टिक लोब्स। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो आपको स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट नजर आ रहा है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये मिड ब्रेन का एंटीरियर साइड है, ये मिड ब्रेन का पोस्टीरियर साइड है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों मिड ब्रेन की एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल, आप देख सकते हैं मिड ब्रेन की एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है क्रूरा सेरेब्रम। इनको कहा जाता है क्रस सेरेब्रम या फिर सेरेब्रल पेडिकल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों,
टू लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल जो कि मिडब्रेन के एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है क्रूरा सेरेब्रम। अब देखो बच्चों, मिडब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर चार स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, चार छोटी-छोटी स्वेलिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑप्टिक लोब्स। बच्चों उन्हीं को सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है कॉलिकुलस, जबकि प्लूरल फॉर्म में उनको कॉलिकुलाई कहा जा सकता है। मैं यहां पर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रफ डायग्राम बना रहा हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, मिडब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर ऊपर की तरफ तो दो स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, जबकि नीचे की तरफ भी दो स्वेलिंग्स पाई जाती हैं। अब देखिए बच्चों, जो ऊपर की तरफ दो स्वेलिंग्स हैं उन्हें आप कह सकते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई। ऑन द अदर हैंड जो नीचे की तरफ दो स्वेलिंग्स हैं आप कह सकते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। बच्चों इन चारों को हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स, और चार ऑप्टिक लोब्स का मिलना इट इज वंस अगेन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन मिडब्रेन। बच्चों चारों ऑप्टिक लोब्स को एक साथ मिलाकर एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपको इतना याद रखना है, मिडब्रेन के एंटीरियर साइड पर दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रूरा सेरेब्रम। ऑन द अदर हैंड मिडब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर चार राउंड स्वेलिंग्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं ऑप्टिक लोब्स या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उनमें से दो ऊपर की तरफ होते हैं जिन्हें कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, दो नीचे की तरफ होते हैं जिन्हें कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। अब देखो इसी चीज को समझने के लिए हम मिडब्रेन के दोनों सेक्शन को यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपके सामने बनाया है द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मिडब्रेन। देखिए हमने मिडब्रेन को कुछ इस तरह से काटा है, आपको आगे की तरफ दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल दिख रहे हैं जिन्हें कहते हैं क्रूरा सेरेब्रम, जबकि पीछे की तरफ हमें चार ऑप्टिक लोब्स नजर आ रहे हैं। यहां पर येलो कलर से आप देख सकते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ दो है सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे की तरफ दो है इंफीरियर कॉलिकुलाई, और चारों को मिलाकर एक साथ नाम दिया जाता है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब खास बात देखिए बच्चों, जब आप मिडब्रेन का सेक्शन लेंगे तो मिडब्रेन में बिल्कुल बीचों बीच हमें एक होलो कैनाल नजर आती है बच्चों, एक कैविटी नजर आती है, एंड दिस कैनाल इज नोन एज सेरिब्रल एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और आइटर। बस आपको इतना याद रखना बच्चों, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज अ स्मॉल कैनाल व्हिच इज सिचुएटेड लॉन्गिट्यूडनली एट द सेंटर ऑफ मिडब्रेन। अब देखो बच्चों, ये तो था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मिडब्रेन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडब्रेन। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे आपके मॉडल में ऐसे बना बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है एंटीरियर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, पोस्टीरियर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या था बच्चों, एंटीरियर साइड पर दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल थे। जो आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया उनकी पूरी लेंथ आपको दिख रही थी, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो आपको उन दोनों के सिर्फ क्रॉस सेक्शन यहां पर नजर आएंगे एंटीरियर साइड पर। आप देख सकते हैं बच्चों, मिडब्रेन के एंटीरियर साइड पर हमें क्रूरा सेरेब्रम के क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए बच्चों, मिडब्रेन में बिल्कुल बीचों बीच हमें सेरिब्रल एक्वेडक्ट यानी आइटर का भी क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। और जब आप मिडब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो कॉलिकुलस नजर आएंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। इन्हें यहां पर मेंशन किया बच्चों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मिडब्रेन। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द मिडब्रेन। आप ध्यान सुनो बच्चों, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। बस याद रखें बच्चों, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। ये ब्रेन के किन कंपोनेंट्स को जॉइन करेगा ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप बस याद रखें जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है ये कहीं ना कहीं सीएसएफ सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करती है। चलिए पहले हम यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं द फंक्शंस ऑफ क्रूरा सेरेब्रम। हमने यहां पर लिखा है क्रूरा सेरेब्रम हमारी लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करता है, पर जैसे ही मैं ये लिखता हूं आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर हमारी जो लिम्ब मसल्स होती है वो तो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, एंड ऑल द वॉलंटरी मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपका डाउट बिल्कुल सही है बच्चों। इसमें क्या होता है, जितनी भी वॉलंटरी मसल्स हैं, जो लिम्ब मसल्स हैं, उनको कंट्रोल तो प्राइमरी मोटर एरिया करेगा, पर उनकी इंपल्सेस जब हमारी उन वॉलंटरी मसल्स तक पहुंचती हैं तो बीच में रिले पाथवे के तौर पर कौन प्रेजेंट होता है दैट इज क्रूरा सेरेब्रम। बस याद रखेंगे क्रूरा सेरेब्रम इज सिचुएटेड इन द रिले पाथवे ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया एंड द वॉलंटरी मसल। अब देखिए बच्चों, हम लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपको इतना याद रखना है सुपीरियर कॉलिकुलाई आर रिलेटेड टू प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ऑन द अदर हैंड इंफीरियर कॉलिकुलाई आर रिलेटेड टू अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स। देखिए बच्चों, जब रोशनी तेज होती है तो हमारी प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाया करता है, और जब रोशनी कम होती है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाया करता है। बच्चों इसे कहा जाता है लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। ये सेंसरी ऑर्गन के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा, फिलहाल बस इतना याद रखें रोशनी कम ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल का छोटा बड़ा होना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी को हम कहते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सुपीरियर कॉलिकुलाई। ऑन द अदर हैंड जो अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों कई बार ऐसा होता है जब अचानक से आवाज सुनाई देती है हम चौंक जाया करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स एंड सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय इंफीरियर कॉलिकुलाई। देखिए बच्चों, यहां पर हमने मिडब्रेन के फंक्शंस को पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी मिडब्रेन के फंक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखती है जो आपके एम्स 2015 का क्वेश्चन में था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। ध्यान सुनेंगे, द मिडब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। हमने देखा बच्चों, विजुअल को आप रिलेट कर सकते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, ऑडिटरी को आप रिलेट कर सकते हैं अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो टच की इंपल्सेस होती हैं, टैक्टाइल का मतलब होता है टच, जो हमारी टच की इंपल्सेस होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मिडब्रेन के एंटीरियर पार्ट से मूव किया करती है। तो बस याद रखेंगे द मिडब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। सो दिस इज द एंड ऑफ मिडब्रेन।